क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, पूंजी ढांचा अर्थ एवं निर्धारक तत्व। उसके पार्ट नंबर 3 पर हम आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें ए और बी पॉइंट हमने कर लिए थे, सी पॉइंट के भी हमने 4 पॉइंट कर लिए थे अदर्स। और उसमें अब अगला 5वां पॉइंट हमने करने जा रहे हैं ऋण की लागत या कॉस्ट ऑफ द डेट। ऋण की लागत का क्या मतलब होता है? कंपनी को ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर निर्भर करती है। ऋण की लागत मतलब जो हमने लोन लिया है उसका खर्चा, लागत का मतलब उसके ऊपर जो ब्याज हमने देना है वो कितना है। तो ऋण लेने की क्षमता जो होती है ऋण की लागत पर निर्भर करती है। हम कितना लोन ले सकते हैं? अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कम लोन लेंगे, इंटरेस्ट कम है तो ज़्यादा लोन ले लेंगे। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो ज़्यादा ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर इसी का उल्टा हम समझें कि अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा लोन लेंगे, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, नुकसान हमारे को होगा। अगला है कर की दर, टैक्स रेट। कर की दर जो है ऋण की लागत को प्रभावित करती है। टैक्स कितना देना पड़ेगा इसके ऊपर भी ऋण की कर की दर जितनी ज़्यादा होगी ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। टैक्स ज़्यादा देना पड़े अगर हमारे को, तो ऋण की लागत कम हो जाती है, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है तो हम टैक्स, तो ऐसी स्थिति में ऋण कम लेंगे तो अपने आप ही दर उसकी जो है वो कम हो जाएगी। इस कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाते हैं और कर की बचत करते हैं। अगला है समता पूंजी पर लागत, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल या समता पूंजी की लागत का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर समता अंशधारी हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा वो करते हैं। ऋण पूंजी के प्रयोग से ये प्रभावित होते हैं। ऋण पूंजी का प्रयोग मतलब लोन हम जो लेते हैं उसको ऋण पूंजी कहा जाता है। जितनी अधिक ऋण पूंजी का हम प्रयोग करते हैं उतनी ही समतांश पूंजी की लागत बढ़ जाती है, खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका कारण ये ऋण पूंजी के प्रयोग से समता अंशधारियों की जोखिम बढ़ जाता है कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा लोन होगा ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ब्याज ज़्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऋण पूंजी का प्रयोग सीमित किया जाता है, थोड़ी मात्रा में ही कर हम लोग करते हैं। यदि इस स्तर के बाद भी ऋण पूंजी का प्रयोग हम करते हैं तो समता अंश पूंजी की लागत तेज़ी से बढ़ने लगती है और अंशों का बाजार मूल्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा लोन ले लिया तो हमारा क्या होगा, सभी लोग देखेंगे भाई इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, तो फिर हमारी मार्केट में शेयर्स की कीमत कम हो जाती है। रिस्की है भाई, इस पर कोई नहीं खरीदना चाहेगा इसको, तो ये स्थिति हमारी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है निर्गमन लागतें या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। निर्गमन ये लागतें क्या होती हैं? शेयर को इशू करने का खर्चा। तो ये लागतें वो होती हैं जो कि अलग अलग प्रतिभूति या सिक्योरिटीज़, अब सिक्योरिटीज़ में क्या आते हैं? हमारी इक्विटी शेयर जिसको समतांश बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश जिनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और ऋण पत्र जिनको डिवेंचर बोलते हैं, इनको जारी करने के समय करते हैं हम लोग। ठीक है। फ्लोटेशन निर्गमन लागतें, निर्गमन लागतें क्या हो गई? इशू करने का खर्चा। जब हमने इनको बेचा था उस टाइम पर हमें क्या खर्चा करना पड़ा, जैसे इनको बेचते समय हम क्या खर्चा कर सकते हैं? अभी को कमीशन दिया, अंडर राइटिंग कमीशन हमने दिया, जो एजेंट्स बीच में थे उनको हमने कमीशन दिया शेयर्स को बेचने के लिए, ब्रोकरेज उनको हमने दे दिया, स्टेशनरी का खर्चा भी हमारा आ गया, प्रिंटिंग वगैरह हमने कराए, फॉर्म वगैरह उनका खर्चा आया। तो प्राय ऋण पूंजी निर्गमन की लागत अंश पूंजी के मुकाबले में कम होती है। लोन लेने का खर्चा कम होता है, शेयर का पैसा खर्चा ज़्यादा होता है। इससे कंपनी ऋण पूंजी की ओर आकर्षित होती है कि भाई लोन लेके ही काम चला लो। अगला पॉइंट हमारा है जोखिम विचार या रिस्क कंसिडरेशन। दो प्रकार के जोखिम यहाँ पर हमारे को दिए गए। एक होता है ऑपरेटिंग जोखिम, जिसे व्यापारिक जोखिम या ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो ये स्थायी लागतें इसमें आ जाएंगी। स्थायी लागतें, स्थायी ऑपरेटिंग लागतें या स्थायी परिचालन लागतें। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि स्थायी मतलब जो बिल्डिंग का किराया वो तो हमने देना ही देना है, चाहे हम उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे दुकानें बंद पड़ी हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको तनख्वाह सैलरी देनी ही देनी है, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं नहीं, छुट्टी है तो भी बीमा की किस्त हमारे को देनी पड़ेगी। इनका भुगतान जो होता है वो किया ही जाना है, और ये इसका जो जोखिम होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क या फिर बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम। अगला है वित्तीय जोखिम, जिसको फाइनेंशियल रिस्क भी कहा जाता है। स्थायी वित्तीय भुगतान इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे वित्तीय, अब नाम ही इसका आ गया ना, फाइनेंशियल या वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित हो गया ये। तो स्थायी वित्तीय भुगतान, जैसे ब्याज, अगर उधार हमने लिया है मान लो 10 साल के, तो उसको ब्याज देना ही पड़ेगा चाहे ब्याज कर रहे हैं। पूर्वाधिकार अंश, तो पूर्वाधिकार अंशों पर दिए जाने वाला लाभांश, तो ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभांश देना ही पड़ेगा, चाहे हमारी कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही, जितना उनको बोला था उतना देना पड़ेगा। ऋण की मूल राशि की वापसी, जितना हमने पैसा लिया था उधार वो तो वापस करना ही करना है। ठीक है। तो अगर वादे पर हम उसको वापस नहीं करते तो ये रिस्क होता है।
अगला है लोचशीलता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी बहुत ज़रूरी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है पूंजी ढांचे का जब हम निर्माण कर रहे हैं। लोचशीलता का मतलब आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से या तो हम कम कर सकें या ज़्यादा कर सकें, ये लोचशीलता कहलाती है। व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करने केवल ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार राशि की दशा में ही संभव है। यदि हम अपनी लोन अमाउंट को कम करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर को तो ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग, पर क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को समाप्त कर सकते हैं क्योंकि रिडीमेबल होते हैं। लोन कैपिटल अगर हमने उधार लिया है तो वो भी हम वापस करके उसको भी समाप्त कर सकते हैं। तो पूंजी की राशि को कम केवल हम प्रेफरेंस शेयर की स्थिति में कर सकते हैं और लोन की स्थिति में कर सकते हैं, इक्विटी शेयर की स्थिति में नहीं कर सकते। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी है तो दोनों का भुगतान हम एक साथ कर देंगे, परंतु समतांश पूंजी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर ही नहीं सकती। इसलिए लोचशीलता की यदि हम बात करें तो फिर हमारे को केवल ऋण पूंजी मतलब लोन जिसे हम डिबेंचर कहेंगे और पूर्वाधिकार राशि इशू करने चाहिए, दूसरे नहीं करने चाहिए। 11वां पॉइंट हमारा आता है जो हमारा है नियंत्रण या फिर कंट्रोल। नियंत्रण या कंट्रोल का मतलब है पूंजी ढांचे पर नियंत्रण करते समय भी यह देखना है कि वर्तमान शेयर होल्डर हमारे जो होते हैं उनका जो शेयर है, उनका जो हिस्सा है वो प्रभावित ना हो, उनका नियंत्रण प्रभावित ना हो। हम और शेयर इशू करने जा रहे हैं या पैसा कहीं से लेना जा रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य ये देखना होता है कि हमारे जो मालिक हैं कंपनी के, जिनको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, समता अंशधारी बोलते हैं, उनका नियंत्रण कंपनी का समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि धन इकट्ठा करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर हम और ज़्यादा जारी करते हैं और इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा इक्विटी शेयर बन जाएंगे और सारा निर्णय फिर उनके द्वारा भी लिया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा हमारे वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण पर कि अब उनके हाथ में नियंत्रण नहीं रहा, अब और भी मालिक बन गए हैं, वो भी नियंत्रण करेंगे, उनकी मर्जी भी हमारे को देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कंपनी का नियंत्रण करने वाले स्वामियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि वर्तमान अभी के जो शेयर होल्डर हैं जिस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि और ज़्यादा मालिक आए और वो भी अपनी बात बीच में कहें और हमारी बात कोई ना सुने, तो मालिक इक्विटी शेयर और इशू करना पसंद नहीं करते। इसे यदि धन इकट्ठा करना हो तो ऋण पूंजी के द्वारा ही धन इकट्ठा किया जाना चाहिए। इससे कंपनी के नियंत्रण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जिन लोगों ने हमको उधार दिया है उनका नियंत्रण हमारी कंपनी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ऋणदाताओं को कंपनी के नियंत्रण में हस्तक्षेप करने का, इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी नियंत्रण सिद्धांत का पालन करने के लिए ऋण पूंजी जो है वो श्रेष्ठ विकल्प होता है। यदि हम नियंत्रण अपने पास रखना चाहते हैं तो उधार ले लो, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने उधार लिया है वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए कोई निर्णय हमारे को नहीं देते। इसके अलावा 12वां पॉइंट हमारा है वैधानिक ढांचा। वैधानिक ढांचा या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पूंजी ढांचा जो होता है ये बनाते समय सरकार के नियमों को भी ध्यान में रखना है, उनसे नियमों से भी ये प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनी जो होती हैं वो केवल इक्विटी शेयर इशू कर सकती हैं, अन्य प्रकार के सिक्योरिटीज़ नहीं। अन्य कंपनियां धन इकट्ठा करने के लिए डेप्ट इक्विटी रेशो का पालन करना इनके लिए अनिवार्य होता है। शेयर और डिवेंचर इशू करते समय सेबी स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है उसके दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। 13 पॉइंट हमारा है स्टॉक मार्केट की कंडीशंस या शेयर मार्केट की कंडीशंस। इसकी स्थिति का मतलब ये हुआ, इनकी स्थिति का मतलब होता है मंदी काल और तेजी काल की स्थिति। जब दोनों ही कंडीशंस पर वित्त के स्रोतों का चयन का प्रभाव पड़ता है। मंदी काल में रिस्क के डर से, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की कीमतें कम हो रही होती हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जोखिम नहीं लेना है। इसलिए निवेशक या इन्वेस्टर जो होते हैं इक्विटी शेयर में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा होगा, हानि हो जाएगी तो सारी हानि इक्विटी शेयर को सहन करनी होगी। लेकिन जब तेज़ी काल आता है, जब सभी चीज़ों की कीमतें, शेयर्स इत्यादि की कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो लोग लाभ उठाने के लिए इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो एक हमारी शेयर मार्केट भी इसको इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा है 14 पॉइंट अन्य कंपनियों की पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। एक उद्योग में जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, उद्योग मतलब कि इंडस्ट्री, जैसे हम बोले कपड़ा उद्योग तो उसमें कपड़ा बनाने वाली सारी कंपनियाँ आ गई। चीनी मिल उद्योग तो इसका मतलब है कि चीनी बनाने वाली सारी फैक्ट्रियाँ। तो एक उद्योग में जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो सारा एक ही जैसा सामान बनाएगी, उनकी उत्पादन करने का तरीका एक जैसा होगा। अगर उत्पादन का तरीका एक जैसा है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, उत्पादन की लागत भी एक जैसी आएगी। एक जैसी तकनीक पर ही वो सारी निर्भर करती हैं और एक जैसी लाभदायकता भी सभी की होगी, इसलिए सभी के पूंजी ढांचे भी एक जैसे होंगे। तो हमारे को बाकी कंपनियों के पूंजी ढांचे को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं जो हमारा है पूंजी संरचना बारे प्रबंधकीय नीतियाँ। मैनेजर की क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में।
तो प्रबंध की नीतियाँ सामान्यतः दो तीन प्रकार की हो सकती हैं हमारी। पहली प्रकार की जो नीति है उसके इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, समता पर व्यापार, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज़ होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी थोड़ी सी पूंजी लगाएंगे। मालिक जो होते हैं अपनी कैपिटल थोड़ी सी लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लोन या ऋण लेकर व्यापार को चलाना पसंद करते हैं। तो जब हम थोड़ा सी पूंजी अपनी लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लोन हमने लिया, मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा आ गया लोग उधार लेकर, उससे जब हम व्यापार करते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया तो बहुत ज़्यादा लाभ भी हमारे को होगा। और ये लाभ किसको मिलेगा, मालिकों को, क्योंकि जिनसे हमने उधार लिया उनको तो थोड़ा सा ब्याज दे दिया और काम ख़त्म, सारा लाभ मालिकों को मिलेगा। मतलब है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये समता पर व्यापार से मालिक अपनी थोड़ी पूंजी लगाकर अपने लाभ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, स्वयं कम धन लगाते हैं और अधिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। बहुत ज़्यादा संपत्तियाँ हमने बना ली उधार लेकर और सारी संपत्तियों पर नियंत्रण हमारा हो गया। अब ये समता पर व्यापार जो है ये कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दो प्रकार का ये होता है। एक होता है अल्प समता पर व्यापार, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। अल्प समता पर व्यापार का मतलब होता है अंश पूंजी की मात्रा हमारी जो होती है, शेयर कैपिटल की जो क्वांटिटी है, मात्रा होती है, वो ऋण पूंजी की अपेक्षा में कम होती है। ऋण पूंजी मतलब लोन कैपिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि लोन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, उधार ज़्यादा ले रखा है और शेयर कैपिटल थोड़ी है। इसी का उल्टा दूसरा पॉइंट हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं उच्च क्षमता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन द थिक इक्विटी। उच्च क्षमता पर व्यापार का मतलब क्या हुआ, अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, शेयर कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा होता है और लोन का अमाउंट कम होता है। अब ये जो हमारा है समता पर व्यापार नीति का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। महत्व की यदि हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट है, इस नीति से संस्था अधिक लाभ कमाती है। फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय दिस पॉलिसी। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा पैसा हमने लगाया, बाकी उधार लेकर उनके पैसे से व्यापार कर रहे हैं। दूसरा है, इस नीति से लाभांश की दर में वृद्धि होती है। इट एनहांसेस द रेट ऑफ द डिविडेंड। क्योंकि लाभ हम ज़्यादा कमा रहे हैं, चाहे पैसा लोगों का क्यों नहीं है, लाभ तो ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा लाभ होगा तो लाभांश भी मालिकों को ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है, उच्च लाभांश से संस्था की ख्याति बढ़ जाती है। व्हेन द डिविडेंड इज़ हाई, गुडविल टू इंक्रीजेस। जब ज़्यादा लाभांश हम मालिकों को देते हैं तो सभी लोग हमारी कंपनी की तरफ देखते हैं, भाई ये कंपनी बहुत ज़्यादा लाभांश दे रही है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब उसकी गुडविल बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है, इससे अंशों का बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। इट एनहांसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा लाभ दे रही है तो सभी व्यक्ति इसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, और जब खरीदार ज़्यादा होते हैं और शेयर कम होते हैं तो उनके मूल्य अपने आप ही बढ़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, साख बढ़ने से ऋण कम ब्याज पर असल सरलता से हमको प्राप्त हो जाते हैं। व्हेन द गुडविल इंक्रीजेज वी गेट लोन इजीली एट ए लेसर रेट। जब हमारी कंपनी की साख बढ़ जाती है, मान सम्मान इज्जत बढ़ जाती है, तो हमारे को लोन भी लोग आसानी से दे देते हैं, सरलता से दे देते हैं, और यहाँ तक कि कम ब्याज पर भी हमारे को उधार देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा यहाँ सेफ होता है। अगला हमारा है इसी में सब हेडिंग कि समता पर व्यापार करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और एम्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पहला आ गया अधिक वित्तीय साधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्योंकि पैसा हमने तो अपना कम लगाया पर उधार लेके हमने ज़्यादा सामान खरीद रखा है, तो हमारे पास वित्तीय साधन ज़्यादा हो गए, हमारी कंपनी के पास बहुत पैसा है। हम ये कहेंगे कि मालिकों के कंपनी में बहुत पैसा है, तो ज़्यादा पैसे के ऊपर नियंत्रण जो है वो मालिकों का हो जाता है थोड़ा सा पैसा लगाकर। सेकेंड पॉइंट है लाभांश की दर में वृद्धि, रेट ऑफ डिविडेंड। लाभांश ज़्यादा होता है क्योंकि लाभ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लाभ होकर लाभांश भी बढ़ गया। थर्ड पॉइंट है मतदान शक्ति को केंद्रित करना, कंट्रोलिंग द वोटिंग राइट्स। हमने क्या किया, थोड़े से ही शेयर बेचे और बाकी उधार ले लिया, तो मतदान देने की शक्ति किसके पास है, हमारे पास। हमने शेयर नहीं बेचे ज़्यादा, जब शेयर नहीं बेचे तो मत देने वाले या फिर मालिक और ज़्यादा नहीं बढ़े, हम ही हैं मालिक केवल इसमें। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की हम बात करते हैं। तो पहली सीमा क्या है, अब इसमें आय की अनिश्चितता व अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी ऑफ द इनकम। समता पर व्यापार नीति तभी संभव होती है जब संस्था को निरंतर आय होती हो। यदि अपर्याप्त आय होती है तो फिर संस्था के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जितना लोन हम लोगों ने बड़ी मात्रा में ले रखा है उस पर ब्याज देना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो पहली कमी यही है कि आय अगर निश्चित होती है कंपनी की तो ब्याज देने में कठिनाई आती है। सेकंड पॉइंट है क्रमशः ऊंची ब्याज दरों पर ऋण की प्राप्ति, हायर इंटरेस्ट ऑन द फर्दर लोन्स। कहने का मतलब हमने बोला कि यहाँ पर हम पैसा अपना थोड़ा लगा रहे हैं और उधार पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखो, एक बार हमने उधार ले लिया सही है, अगली बार ये फिर उधार लेने हम जाएंगे तो वो आदमी या दूसरे आदमी बोलेंगे भाई आपने पहले उधार ले रखा है, अब हम अगर और आपको उधार देते हैं तो रिस्क बढ़ गया, हम आपसे ज़्यादा ब्याज लेंगे। फिर तीसरी बार फिर लेना पड़ा तो फिर और हमें मुश्किल हो जाएगा उधार लेना, चौथी पांचवी बार और मुश्किल होता चलेगा। तो आगे से आगे क्रमशः
जितना ज़्यादा हम लोन लेते हैं उसके ऊपर जो है ब्याज की दर बहुत ऊंची होती जाती है, ज़्यादा रेट पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है लोगों का। थर्ड है वैधानिक कठिनाई या लीगल रिस्ट्रिक्शंस। एक सीमा तक ही सरकार, ये कानून ये कहता है कि एक सीमा तक ही हम लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लोन ले नहीं सकते। इसलिए हम सोचें कि बहुत ज़्यादा लोन लेकर काम करेंगे तो ये भी सामान्यतः संभव नहीं होता। अगला पॉइंट है हमारा प्रबंधकों का दृष्टिकोण, मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यदि संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मैनेजर कहते हैं हमने लोन ही नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा तो चला जाएगा हमारा ब्याज देने पर, तो हमको ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता। इसलिए अगर मैनेजर नहीं चाहते ब्याज लेना, उधार लेना, तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग ज़्यादा उधार नहीं ले सकते। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया, अधिग्रहण से हस्तक्षेप बढ़ जाता है, बाय टेकिंग मोर लेन इंटरफेरेंस इन किसी। देखिए हम लोगों ने ये कहा कि जो व्यक्ति हमारे को उधार देते हैं वो तो प्रबंध में भागीदारी नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते कि आप कंपनी को ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ। पर जब लोन ज़्यादा हो जाता है तो मालिक ये बोलते हैं कि जब तक आप हमारे लोन का पैसा नहीं दे देते तब तक आप ये काम नहीं करेंगे। मतलब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, हस्तक्षेप बढ़ जाता है। अगला है ब्याज का स्थायी भार हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, कॉन्स्टेंट लोड ऑफ इंटरेस्ट इज़ देयर। हमारे ऊपर बोझ बना रहता है, बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, इतना सारा ब्याज हमने देना है। अगर हो गया लाभ तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक वर्क लोड या एक टेंशन हमारे माइंड में होती है। सेवेंथ पॉइंट है साख गिरने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द गुडविल। हमने ये ऊपर पढ़ा कि इससे गुडविल तो बढ़ती है, पर अब हम बात कर रहे हैं कि साख गिरने की भी संभावना होती है, गुडविल कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे कंपनी को देखेगा वो हमारे फाइनल अकाउंट को भी चेक करेगा, और वहाँ जाकर वो देखता है कि भाई इस कंपनी ने इतना ज़्यादा लोन ले रखा है, इसका मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो तुरंत इसका मतलब है कंपनी की बेइज्जती हो रही है कि ये उधार लोगों से उधार लेके बिजनेस कर रही है, तो हमारी कंपनी की गुडविल भी इसके द्वारा कम हो जाती है। ये था ये पार्ट हमारा समता पर व्यापार जो मैनेजर की पॉलिसीज़ है। उसमें दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है बी पॉइंट, वो है पूंजी मिलान, जिसको हम कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। तो कैपिटल गियरिंग में क्या है, संस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु हम कैपिटल गियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी होगी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर वगैरह, अब इनके बीच में एक अनुपात बनाए रखना, एक रेशो बनाए रखना, प्रॉपर रेशो बनाए रखने को हम पूंजी मिलान या कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। तो कैपिटल गियरिंग जो हमारी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं उच्च मिलान, जिसको हम हाई गियरिंग बोलते हैं। हाई गियरिंग क्या चीज़ होती है, जब इक्विटी शेयर कैपिटल स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों के मुकाबले में कम हो। स्थिर ब्याज क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। कौन से हो गए, डिवेंचर्स, जिसके ऊपर फिक्स रेट देना ही देना है, ठीक है। या प्रेफरेंस शेयर जो है उनके ऊपर भी फिक्स्ड देना ही देना पड़ता है डिविडेंड। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल स्थिर ब्याज प्रतिभूतियों की तुलना में कम हो, मतलब इक्विटी शेयर कम है और बाकी डिवेंचर्स ज़्यादा है। और निम्न मिलान या लो गियरिंग क्या होती है, जब इक्विटी शेयर कैपिटल स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों के मुकाबले में अधिक हो, इक्विटी शेयर ज़्यादा है और डिबेंचर्स वगैरह कम है। अब पूंजी मिलान से जो हमारा ये पॉलिसी है, इसके लाभ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल गियरिंग क्या है, तो ये बोला गया ये वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करती है, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति हमारी मजबूत हो जाती है। कारण ये होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारी कितनी पूंजी लगी हुई है और उधार कितना दे रहे हैं हम लोगों ने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जब हम व्यापार करते हैं तो हमारी वित्तीय स्थिति जो है मजबूत होती है। यह संचालन को कुशल बनाती है, बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। फॉर द बेटर मैनेजमेंट इट्स इम्पॉर्टेंट, कि संचालन बिजनेस को अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं, देखते रहते हैं कि कितनी पैसा अपना लगाना है, कितना बाहर से लेना सही रहेगा। तीसरा है, इससे धन का अधिकतम उपयोग संभव होता है। इट हेल्प इन द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। हमें मालूम होता है कि प्रतिभूतियाँ जो उधार वाली हैं, जिनका ब्याज फिक्स है, वो हमने देना है। इसी हम पैसे का या साधनों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, ताकि उनका पैसा निकलने के बाद भी हमारे पास सफिशेंट जो है बच जाए अमाउंट। इससे विभिन्न प्रतिभूतियों में संतुलन मिश्रण जो है वो तैयार होता है। इट क्रिएट्स द ऑप्टिमम बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज़। हम क्या करते हैं, एक मिश्रण या बैलेंस, एक मिश्रण या हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं कि इतने हम शेयर इशू करेंगे इक्विटी शेयर, इतने हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और इतने डिबेंचर इशू करेंगे। तो ये ऐसा होता है जिसमें कि कम से कम खर्चे में हमारा काम चलता रहे। पाँचों पॉइंट है, इससे विनियोगता, ऋणदाता, संस्था सभी को लाभ होता है। इट गिव्स बेनिफिट इन इन्वेस्टर, लैंडर्स एंड द कॉरपोरेशन। विनियोगता मतलब जिन्होंने पैसा हमको लगाया, हमारी कंपनी में लगाया है शेयर्स वगैरह में। ऋणदाता जिन्होंने हमको लोन दिया हुआ है। और संस्था, कंपनी को भी इससे लाभ होता है। अगला पॉइंट है, ये पूंजी जोखिम को घटाता
घटाता है, कैपिटल का रिस्क इसके द्वारा कम हो जाता है, इट रिड्यूस द कैपिटल रिस्क। 7th पॉइंट है लाभार्जन क्षमता बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, इसके द्वारा हमारी संस्था की लाभ कमाने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। 8वां पॉइंट है संस्था को व्यापारिक चक्र के दुष्प्रभाव से बचाता है, सेव्स फर्म फ्रॉम द इवल्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, व्यापारिक चक्र क्या होता है, उतार चढ़ाव, कभी लाभ कभी हानि की स्थिति से हमारे को बचाता है। सी पॉइंट हमारा जो आता है वो हमारा है पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, सभी साधनों का उचित मिश्रण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पूंजी की लागत या पूंजी को प्राप्त करने का खर्चा। तो पूंजी लागत अवधारणा का महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल की बात करें, पूंजी लागत अवधारणा पूंजी बजट और विनियोग संबंधी निर्णय को प्रभावित करती है, इफेक्ट्स द कैपिटल बस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना हमने बजट बनाया था और कितना हमने विनियोग करने का निर्णय लिया, दोनों चीज़ों को ये इफेक्ट करता है। सेकंड है ये उच्च प्रबंध की वित्तीय कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता है कि हमारे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो कितनी कुशलता के साथ कितनी एफिशिएंटली अपने फाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इट हेल्प टू एवेल्यूएट द टॉप मैनेजर्स फाइनेंशियल एफिशिएंसी, इससे विनियोजकों को फर्म की आय और उसकी जोखिम का पता चलता है। विनियोजक कौन होते हैं, इन्वेस्टर, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है उनको ये पता चलता है कि फ़र्म को कितनी इनकम हो रही है और जोखिम कितना है, इस फर्म में पैसा लगाने में रिस्क कितना है। इट हेल्प अस टू नो द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म्स एंड द इनकम ऑफ द फर्म टू। 4th पॉइंट है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण, इट्स बेनिफिशियल टू द नेशनल इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फर्म को इनकम होगी तो वो लाभ के टैक्स के रूप में देश के विकास के लिए भी जाएगी। अगला है इसके उपयोग से अनेक वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं, वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिसीजन।